जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एएलपी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 11 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 28 नवंबर 2024 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी 5 क्रमागत संख्याओं का योग है वो 260 है। प्रथम और अंतिम संख्या का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी ये संख्याएं कौन सी है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं भी पहली संख्या x है, तो 5 संख्याएं क्रमागत है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 2 हो जाएगा, उसके बाद में x प्लस 3 और फिर x प्लस 4। ये 5 संख्याएं हैं। इन सभी का जो योग है, इन सभी का जो योग है वो कितना दे रखा है इसने, तो इन सभी का योग आपको दे रखा है 260, तो बराबर 260 रख दो भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 5x प्लस में, और संख्या को जोड़ोगे तो आपके पास में 10 आएगा, बराबर में 260। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर में आपके पास में 260 में से 10 जाएगा तो 250, अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 5। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये x का जो मान आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। अब देखो भी इसने बोला भी प्रथम संख्या कौन सी है, तो प्रथम संख्या तो आपके पास में 50 है, और अंतिम संख्या कौन सी है, तो x प्लस 4 है। तो यहां पे आपके पास में 50 प्लस में 4 योग कितना हो जाएगा दोनों का, तो आपके पास में 50 और ये आ जाएगा आपके पास में 54। तो यहां पे योग आपके पास में 104 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसने बोला भी एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई का जो वर्ग है, विकर्ण की लंबाई का जो योग है वो 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आगे इसने दिया भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आपको पता है भी घन की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा होता है भी, बराबर में यहां पे आपको घन की लंबाई का वर्ग दे रखा है भी। तो घन की लंबाई का वर्ग आपको कितना दे रखा है, ये आपके पास में 2175 दे रखा है भी। अब ये वर्ग है और ये आपके पास में भुजा की लंबाई है। ये आपका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो यहां से आपके पास में ये वर्ग है तो इसको भी वर्ग कर दो भी आप, तो ये कितना बन जाएगा, √3 का वर्ग है वो 3 हो जाएगा भाई, और ये आपके पास में बन जाएगा भुजा स्क्वायर। ये क्या बनेगा भाई, भुजा स्क्वायर, बराबर में आपके पास में 2175। अब भुजा का मान कितना, भुजा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा 3, इसके भाग में चला जाएगा 7, और आपके पास में 3 2 6 और 3 5 15 यानी 725। भुजा स्क्वायर का मान आपके पास में कितना आ गया, तो 725 आ गया भी। अब इसने बोला भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान 725 है, तो 6 इंटू 725, तो यहाँ पे 30, 12 और ये आप 15, 1 और 42 और 43, तो 4350 आ जाएगा भाई। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन आएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसने बोला है भी एकल कोशिका जीव की पहचान करनी है आपको। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है अमीबा, अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है भी, ये एक सेल जीव हो जाएगा भी, ठीक है। और अमीबा है वो अपनी आकृति भी, आकार भी चेंज करता है भी, ठीक है। तो ये आकार भी बदलता है, ठीक है। और इसमें जो विखंडन होता है अमीबा के अंदर है वो द्विविखंडन होता है भी, द्विविखंडन के द्वारा है वो ये क्या करता है, जनन करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको कथन दे रखा है भी सभी कुर्सी मेज है, सारी की सारी जो चेयर है वो किस में आ जाएगी भी, मेज में आ जाएगी। तो ये लो भी एम से मेज बना लो। और कोई मेज बिस्तर नहीं है, कोई भी मेज है वो बी से बिस्तर नहीं है, तो मेज वाला जो डायग्राम है वो बिस्तर में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हो गया भी मेज वाला डायग्राम बिस्तर में नहीं जा सकता, तो यहां पे बिस्तर वाला जो डायग्राम है ना वो चेयर को भी कट नहीं करेगा भी। अगर बिस्तर वाले डायग्राम ने चेयर को कट किया तो इसका मतलब वो मेज को कट करेगा, जो कि आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ बिस्तर कुर्सियां क्या, कुछ जो आपके बिस्तर है वो कुर्सी वाले को कट कर रहे हैं क्या, नहीं। कोई बिस्तर मेज नहीं है, कोई भी आपका बिस्तर है वो मेज में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी कोई भी बिस्तर है वो मेज नहीं है, इसने बोला भी कोई भी मेज बिस्तर नहीं है, तो ये बात सही है भी, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी मेज है कोई भी बिस्तर है वो मेज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सेकंड सही है इसमें और पहला गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी सही विधान का चयन करना, आपको सही विधान बताना, कौन सा सही कथन बताना है। ये लो भी, अब इसने बोला भी इस एरोबिक प्रक्रिया में, एरोबिक का मतलब होता है वायवीय, एरोबिक का मतलब क्या होता है भी, वायवीय, वायुवीय। इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का मोचन अवायवीय प्रक्रिया यानी एनएरोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। एक तो जो ऑक्सीजन यानी एरोबिक प्रक्रिया के अंदर वायवीय श्वसन करता है और एक जो वायवीय श्वसन नहीं करता, तो वायवीय श्वसन के अंदर है वो मनुष्य के अंदर 36 एटीपी का निर्माण होता है भी, 36 एटीपी का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन के अंदर है वो 2 एटीपी का निर्माण होता है भी, 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये इसने यही बोला भी एरोबिक प्रक्रिया के अंदर वो ऊर्जा का मोचन है वो अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में अधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद में एटीपी खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाली उष्माशोषी अभिक्रिया को संचालित करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक ऊर्जा की मुद्रा है जिससे है वो हमें निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है और हमारी जो कोशिकाएं हैं उसको क्या है ऊष्मा मिलती है, जिसके कारण है वो उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसको करवाने के लिए, जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो वो उष्माशोषी होती है भी। यह भी बात बिल्कुल सही है। पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल, पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो कि 3 कार्बन वाला अणु है। बिल्कुल सही। पाइरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, पाइरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3 और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है C3H6O3। तो ये आपके पास में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला आता है। तो दोनों के दोनों सही है। 3 कार्बन वाला ये है और 3 कार्बन वाला ये है, तो यहां पे तीनों की तीनों सही है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको दे रखा भी 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक सीधी पंक्ति में बैठे भी। ई के बाईं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई को मैं यहां पे रख दूं तो 1 2 और 3। बी है ना वो ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी है वो ई के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा यहां पे बी आ जाएगा। टोटल कैंडिडेट 6 है, तो 3 और 3 6 आगे। आगे इसने बोला भी ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। और आगे इसने बोला भी सी है ना वो डी के ठीक बाईं ओर बैठा है भी, तो मैं डी को यहां पे बिठा दूं तो सी है वो आपका यहां पे आ जाएगा, तो सी है वो डी के ठीक बाईं ओर है और ए और सी के बीच में 3 कैंडिडेट है, 1 2 3, तो आपका ए यहां पे आएगा। अब एक बचिया कौन सा, एफ, जो कि आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी डी और एफ के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, तो डी और एफ के बीच में 0, डी और एफ के बीच में 0 कैंडिडेट है भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें चिन्ह को चेंज करना है आपको, जैसे कि 14 और बी का अर्थ है -5, सी का अर्थ है ×5, ए का अर्थ है प्लस में 30 और डी का अर्थ है /2। तो ये आ जाएगा आपके पास में 14 माइनस में 25 और प्लस में आपके पास में 15, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 29 माइनस में 25 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी, ये 4 आ जाएगा अभी, बराबर में आपके पास में 4 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने दिया भी एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +0.75 है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। इस चीज का समझना, आवर्धन का मतलब समझना आप। आवर्धन या तो प्लस में आ सकता है या माइनस में आ सकता है। आवर्धन अगर प्लस में है तो वहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात आभासी प्रतिबिंब, और अगर ऋणात्मक है तो उसका मतलब है भी आपका
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी, नंबर दूसरी बात। ठीक है, उसके बाद में आवर्धन की कंडीशन होती है, अगर एक है, एक से छोटा है और एक से बड़ा है। एक है तो समान आकार का बनेगा भी, प्रतिबिंब है वो समान आकार का बनेगा। ठीक है, एक से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, यानी जो वस्तु है ना उससे प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब है वो आपका बड़ा बनेगा। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी प्रतिबिंब आपका जो आवर्धन है वो प्लस है, तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और आपका ये वास्तविक वाला ये भी नहीं होगा भी। उसके बाद में प्रतिबिंब है जो आपका आवर्धन है वो क्या है, पॉइंट पे चित्र, यानी एक से छोटा है, तो एक से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, एक से छोटा होगा तो यहां पे छोटा, यानी जो आपका वस्तु है उससे छोटा बनेगा, तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 84 मीटर है। आपको पता है भी गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है भी। मान रख दो इसमें 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये देखो भी 84 आपको व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या इसमें कितनी हो जाएगी, 42 मीटर है, तो मीटर में आ जाएगा भी। ठीक है, अब यहां पे आपके पास है 42 इंटू 42, तो ये आपका 6 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग में है वो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, यानी 3,10,464 मीटर क्यूब आ जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं भी इसमें। ठीक है, तो 3,10,464 इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मीटर क्यूब है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसने पूछा भी 10% और 5% की दो क्रमिक छूटें, आपको एकल छूट बतानी है। 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 10% को 1/10 लिख सकते हैं, और 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 10 था और 1 की छूट दे दी तो 9 में बेचेगा, पहले मूल्य 20 था, 1 की छूट दे दी तो 19 में बेचेगा। अब हमारे अनुसार पहले मूल्य कितना है, 200 है, और मल्टीप्लाई करवा दो, और यहां पे 81, 9 और 8 17 यानी 171। अब देखो भी मूल्य पहले 200 था और अब 171 हो गया, अभी पहले 200 था अब 171 हो गया, तो यहां पे कितने की छूट दे दी, तो इसने 29 यानी 29 की छूट दे दी, कितने पे, 200 पे, इंटू 100, तो यहां पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 29/2 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 14 सही 2 ये 14.5 अप्रोक्सीमेटली 14.5 आ जाएगा भाई, 14.5 इसने ऑप्शन दे रखा है, तो आपके पास में आ जाएगा 14.5%, यानी राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको ए का कोड बताना है भी, यहां पे देखो भी ए का कोड बताना है, तो देखो जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल ए यहां पे भी है और ए आपका यहां पे भी है। अब देख लो भी कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर आपका एक देखो भी ये रहा और एक आपका ये रहा, तो इसका मतलब ए का जो कोड है वो क्या है, एक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में देखो भी यहां पे आपको दे रखा है एक्स यहां से उठाना है, और वाई आपको दे रखा है ये, यानी एक्स और 198 में जो अंतर है ना, जो यहां पे संबंध है वही संबंध है वो 8 और आपको वाई के अंदर बताना है। अभी वाई आपको यहां से उठाना है और एक्स आपको यहां पे उठाना है। अब देखो भी यहां पे मैथ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अभी अंदर का गुणा करवा दो और बाहर का गुणा करवा दो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ओनली फॉर एक्स और 198 का संबंध होगा, 8 और वाई का होगा अभी। तो इसके अंदर देखो मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूं, यहां पे 6 का मैंने क्यूब किया, कितना आ जाएगा 216, और फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी, तो कितना आ जाएगा 18, माइनस क्रम में करोगे तो आपके पास में 198 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 है, तो 8 का क्यूब करूंगा मैं, कितना आएगा 512 आएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 488 आ जाएगा अभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने आपको बताना है भी गलत कथन कौन सा है, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे, बिल्कुल गलत बात है। जब वर्षा जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है ना, उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं भी। जीवित प्राणी पीएच परिवर्तन के केवल एक संकीर्ण प्रास में ही क्या है जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब वर्षा का जल
जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसमें दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको दे रखा है भी एक समबहुभुज में विकर्ण आपको 65 दे रखे हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है भी विकर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस में 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब ये विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, तो विकर्ण आपको कितने दे रखे हैं, 65 दे रखे हैं, तो ये लो भी 65। आपके पास में द्विघात समीकरण बनेगी n की स्क्वायर माइनस में 3n और माइनस में आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 130 हो जाएगा भी, ठीक है। ये दो इधर लेके गया तो मल्टीप्लाई हो गया ना, फिर बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। अब यहां से आपके पास में ये बन जाएगा n और n माइनस में यहां से एक बार इसको n की स्क्वायर माइनस में 13n और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 10n और इसके अंदर ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 130। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखना है, यहां पे कॉमन आ गया n माइनस में 13 और यहां पे आपके पास में प्लस में 10 कॉमन आ गया भी, तो यहां पे n माइनस में 13। तो इसके अंदर आपके पास में क्या बन गया, ये बन गया एक तो n बराबर में 13 और एक आपके पास में n बराबर में माइनस का 10। तो भुजाओं की संख्या माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकती थी, इसका मतलब ये गलत है। तो यहां पे n बराबर 13 यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला है भी यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं तो यह एक हो जाता है। यदि दिए गए भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो और अंश को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है तो 2/3 हो जाता है। तो भिन्न का धनात्मक अंतर आपको ज्ञात करना है भी। देखो मैंने वो भिन्न मान ली x/y है, अब इसने अंश के अंदर एक जोड़ा और हर के अंदर वो एक घटा दिया तो भिन्न है वो आपके पास में क्या मान क्या आ गया, एक आ गया भी। यहां से आपके पास में क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में x प्लस में 1 बराबर में y का इधर चला जाएगा बराबर से दूसरी साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया मैंने, तो y माइनस में 1। तो यहां से आपके पास में x y को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये x माइनस वाई और ये प्लस का 1 है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा भी। अब इसने पूछा क्या है, यहां से क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया भी। इसने पूछा भी भिन्न के अंश और हर का धनात्मक अंतर ज्ञात करना। धनात्मक का मतलब होता है भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, तो यहां पे मान तो ऋणात्मक आया है लेकिन धनात्मक पूछा है तो इसका मतलब x और y का जो अंतर है वो आपके पास में 2 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। x दूसरी कंडीशन में x/y, अब इसने क्या किया है भी अंश के अंदर तो आपको कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, y के अंदर है यानी हर के अंदर है वो आपके पास में +1 करना है भी और बराबर में ये जो भिन्न है वो 2/3 हो जाती है भी। तो यहां से वज्र गुणा करवाओगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा 3x बराबर में 2y प्लस में 2। तो यहां से आपके पास में ये क्या बनेगा फिर 3x माइनस में 2y और बराबर में आपके पास में 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या करोगे, या तो x बराबर कर लो या फिर y बराबर कर लो। तो मैं यहां पे x बराबर कर रहा हूं भाई, x बराबर कर रहा हूं तो इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस में 3y बराबर में माइनस का 6। तो यहां पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का, जो माइनस है वो प्लस में, प्लस है वो माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास में बच गया y, आपके पास में y बराबर में ये माइनस में अभी ये प्लस का हो जाएगा अभी। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, y का मान 8 आ गया अभी, 6 और 2 8, y का मान 8 आ गया, y का मान इसमें रख दो भी इस समीकरण के अंदर। तो ये आपके पास में मान आ जाएगा x माइनस में 8 और बराबर में माइनस का 2। तो x बराबर में ये माइनस का 8 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भी, तो प्लस का 6 और माइनस का 2, तो आपके पास में बचेगा कितना 4। तो यहां से आपके पास में प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, ये आपका यहां से इधर जाएगा तो आपके पास माइनस का 8 है वो प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का 8 और माइनस का आपके पास में 2 है तो बचेगा 6। तो x माइनस वाई बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का मान 8 है और x का मान 6 है, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। अब इसमें देखो भी एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर उसकी चौड़ाई है वो 20% कम कर देता है, 20% घटाकर क्षेत्रफल वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है।
40% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 2/5 आ जाएगा भी, ठीक है। और 20% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास में 1/5 आ जाएगा। तो पहले 5 था और 2 बढ़ाया, इसने 2 बढ़ाया तो अब 7 हो गया भी। अब पहले क्षेत्रफल 5 था और अब चौड़ाई के अंदर पहले भी चौड़ाई मान लो भी पहले 5 थी और 1 घटा दी, तो इसका मतलब यहां पे कितना हो गया, ये 4 हो गया भी। तो अब जो क्षेत्रफल आया वो तो 28 आया, लेकिन पहले का जो क्षेत्रफल था वो 25 था भी। अब इसमें देखो 25 से 28 हुआ तो इसका मतलब 3 की वृद्धि होगी, कितने पे, 25 पे इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में 25 चौके 100, 4 तिये 12, तो 12% की वृद्धि हो जाएगी भी क्षेत्रफल में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी सवर के अंदर है, सवर है उसमें क्या है करना है आपको, +1 करना है, और जो व्यंजन है उसमें आपको क्या करना है, -1 करना है भी। तो यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा शब्द, आपको ये दे रखा है भी यहां पे। अब P है वो तो चला जाएगा आपके पास में, P है वो O में चला जाएगा, A है वो B में आ जाएगा, I है वो J में, N है वो आपका M में आ जाएगा, T है वो S में आ जाएगा, E है वो आपका F में, D है वो आपका C में आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा कौन हो जाएगा भी, बाईं ओर से तीसरा J। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है भी। कार्बन चतुष्कोणीय होता है, बिल्कुल सही बात है भी, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कार्बन क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो दोनों ही काम नहीं करेगा, न तो त्यागेगा न ग्रहण करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही ऊर्जा ज्यादा आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है भी। तो कार्बन साझेदारी करता है, तो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करता है। इसीलिए कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, युवा संगम कार्यक्रम प्रौद्योगिकी की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है, तो ये टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो नोरिस प्रीतम हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य है वो होगा, यानी कार्य 3 रूपों में हो सकता है भी। कार्य आपका शून्य भी हो सकता है, कार्य है वो आपका शून्य भी हो सकता है, कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी होता है, और कार्य है वो आपका धनात्मक भी होता है भी। कार्य नेगेटिव भी हो सकता है और कार्य है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। अब आपको पता है भी कार्य शून्य कब हो सकता है, जब यहां पे आपके पास में W बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है FD cos थीटा, यानी FD cos थीटा। जब आपने बल लगाया इस दिशा में और आपने बल लगाया इस दिशा में, या फिर आपने बल लगाया ऊपर की ओर और आपका विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, या फिर आपने किसी वस्तु को या फिर आपने किसी दीवार को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन दीवार है वो हिली नहीं है, दीवार का विस्थापन शून्य, तो इसका मतलब आपका कार्य शून्य हो जाएगा। जिस दिशा में आपने बल लगाया उसी दिशा में आपका विस्थापन हो गया, तो आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। जिस दिशा में आपने बल लगाया उसके विपरीत दिशा में आपका विस्थापन हुआ, तो वहां पे जो आपका कार्य है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इनके बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री का बना। और 180 डिग्री कोस 180 डिग्री का मान है वो -1 होता है। और यहां पे दोनों के मध्य एंगल है वो 0 डिग्री का बना। कोस 0 डिग्री का मान है वो क्या होता है, 1 होता है। और कोस 90 का मान है वो 0, कोस 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहां पे आपके पास में इसमें शून्य हो जाएगा, इसमें धनात्मक हो जाएगा, इसमें ऋणात्मक। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले G 7 पे आता है, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 पे आपका O आ जाएगा, यानी +2 कर रहा है भी। उसके बाद में आगे देखो J 10 पे आता है, 10 और 2 12, तो 16 और 2 18, R आ जाएगा, +2 कर रहा है। N 14 पे आता है, 14 और 2 16, तो 20 और 2 22, 22 पे V आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर +2 कर रहा है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ORV, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी वर्ष 2011 और 12 के लिए परिवार द्वारा
भोजन पर कुल व्यय कितना है। 2011 और 12 परिवार द्वारा भोजन के ऊपर कुल व्यय कितना है, तो 2500, ये आ जाएगा आपके पास 2000 प्लस में 2500, तो टोटल कितना हो गया 4500। टोटल आपके पास में 4500। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है व्हाट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना है। अब इसमें आपको पूछा गया है भी कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणों को कौन निर्धारित करता है। भी कार्बन यौगिक है, उनके रासायनिक गुणों को कौन निर्धारित करता है, तो कार्बन जो बंध है उसकी लंबाई यानी कार्बन श्रृंखला की लंबाई निर्धारित कर दी है, या फिर क्रियात्मक समूह है जिसे अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप निर्धारित करता है, या फिर यहां पे आणविक द्रव्यमान निर्धारित करता है, या फिर हाइड्रोजन की संख्या निर्धारित करती है। तो कार्बन यौगिकों के जो गुण है, रासायनिक गुण है, केमिकल जो प्रॉपर्टी है, उसको फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करते हैं भी। अगर आपको पता भी OH जुड़ा हुआ है, OH यानी अल्कोहल हो जाएगा भी, और OL यानी ओल, आपका ओल जुड़ा हुआ है तो वहां पे आपका कीटोन समूह हो जाएगा भी। तो ये जो क्रियात्मक समूह है वो उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं भी। तो यहां पे आपके पास में केमिकल ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा भी, यानी क्रियात्मक समूह है, जैसे कि आपका कीटोन हो गया, अल्कोहल समूह हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एस्टर हो गया, और कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। ये जो जुड़े होते हैं ये कार्बन यौगिक की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे। आगे देखो भी, नेक्स्ट इसमें आपको बोला गया भी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली अर्का और अरुणिका का उपयोग है, यानी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली अर्का और अरुणिका का क्या उपयोग है, तो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं भी ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट अब इसके अंदर आपको बताना भी 2024 में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में का पदभार ग्रहण किया है, तो वो डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किया है भी। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार है वो ग्रहण किया है किसने, 2024 के एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायु सेना मुख्यालय में उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। आगे देखो भी 7 बॉक्स आपको दे रखे हैं, एक के ऊपर एक करके रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। ओनली P इज कीप्ड अबोव X, आपको बताना है बी ओनली P है वो X के ऊपर है भी, ओनली P है वो X के ऊपर है, तो ओनली P आ जाएगा भी X के ऊपर, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा P, ठीक है। उसके बाद में आगे आपको दे रखा है इसने भी ओनली 2 बॉक्स kept बिटवीन X एंड S, X और S के बीच में ओनली फॉर 2 ही बॉक्स है भी, यहां पे आपका S आ जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी ओनली R इज कीप्ड बिलो Z, तो Z के नीचे ओनली फॉर क्या है भी, Z के नीचे है वो, यहां पे इसने बोला भी Z के नीचे ओनली फॉर R है, तो R आपका यहां पे आएगा भी, ठीक है। अब टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, अब 2 बॉक्स इसके बीच में आ जाएंगे। इसने आगे ये बोला है भी Y इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबोव S, यानी Y है ना वो S के जस्ट ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब फिर Y आपका यहां पे आएगा भी, जस्ट ऊपर नहीं है तो Y आपका यहां पे आएगा। विच बॉक्स इज कीप्ड फोर्थ फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से चौथा बॉक्स कौन सा ये आपको बताना है। तो यहां पे आपके पास एक बॉक्स और बच गया भी, कौन सा, ये Q बच गया, Q आपका यहां पे आ जाएगा भी। तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो चौथा बॉक्स कौन सा आ जाएगा, Q आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो यहां पे B 2 पे आता है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 2 10, J आ जाएगा प्लस 2 किया है। उसके बाद में F है आपका 6 पे आता है, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 पे आपका R आ जाएगा, तो यहां पे क्या कर रहा है प्लस 3 कर रहा है भी। W 23 पे आता है, 23 के अंदर से हमने S 19 पे आता है भी, तो 4 माइनस कर दिया, और उसके बाद में 19 में से 4 गया 15, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 4 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 8,
11 में से 4 जाएगा 7, 7 पे जी आ जाएगा अभी, तो -4 कर रहा है अभी। तो ये प्रोसेस चल रही है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 93 नंबर पे अभी बात, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, दूध किसका मिश्रण है? तो दूध के अंदर जल भी होती है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है भी। दूध के अंदर है वो जल, वसा और प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं, तो ये इसी का मिश्रण है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, यहां पे आपको बताना भी एम डिवाइड का मतलब है पिता, एम पिता है भी एन का, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, एन पत्नी है भी पी की, माइनस का अर्थ है भाई, तो पी भाई है एस का, और प्लस का अर्थ है मां, एस मां है टी की। तो आपको बताना है एम का टी से क्या संबंध है, यानी टी के एम क्या लगता है ये बताना है। तो एम पिता है एन का, एम है वो एन का पिता है, और एन पत्नी है पी की, पी भाई है एस का, और एस मां है टी की, एस है वो मां है टी की, यानी एस मां है टी की। तो इसका मतलब ये हो गया भी टी के मामा कौन लगेगा फिर? टी का मामा, ये टी का मामा है भी, यानी पी भाई है एस का और एस मां है टी की। और उसके बाद में यहां से अपन बात करें तो ये आपके पास में आ जाएगा टी के एम क्या लगता है ये बताना है। तो यहां से पी का ससुर कौन हो जाएगा फिर? पी का ससुर कौन हो जाएगा भी? तो ये पी का ससुर एम है भी, ठीक है। तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं भी मां के भाई की पत्नी का पिता, मां के भाई की पत्नी का पिता, यानी मां के भाई की पत्नी का पिता हो जाएगा भी। तो यहां पे अपन देखें तो मां के भाई की पत्नी, मां के भाई की पत्नी के पिता, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी वही प्रोसेस है भी, एक्स आपको यहां से उठाना है और y आपको यहां से उठाना है, दोनों के अंदर समान लॉजिक लगना चाहिए भी। जो x और 140.4 के बीच में लगता है वही 38 और y के बीच में लगना चाहिए भी। अब इसके अंदर देखो भी, यहां से अपन अगर बात करते हैं 140.4 की, तो इसमें अगर मैं 5.4 का भाग दे दूं, 5.4 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा भाई? 140.4 डिवाइड बाई 5.4, तो आपके पास में मान आएगा 26, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं 38 को यहां से आपके पास में ये देखो भी, ये 38 ये आ जाएगा आपके पास में 38, और इसको बराबर में y है, मैं y को भाग दूंगा कितने से? y को भाग दूंगा 5.4 से, तो क्या आना चाहिए? 38 आना चाहिए। तो y का तो वैल्यू पता नहीं है, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगी। तो y का जो मान आएगा आपके पास में 5.4 इंटू 38, तो यहां पे आपके पास में इसका मान कितना आ जाएगा? 205.2 आ जाएगा अभी। तो ये क्या कर रहा है अभी? 5 यानी x को 5.4 से गुना किया तो 140.4 आ गया, और उसके बाद में 38 को 5.4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 205.2 आ जाएगा। तो दोनों के अंदर सेम लॉजिक अभी 5.4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी जिस प्रकार से DGEH को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है ILJM। तो यहां से सबसे पहले +5 किया, और फिर 7 और 5 12, फिर 5 यानी सभी में 5 प्लस करा तो डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो। तो 16 और 5 21, और 19 और 5 कितने हो जाएंगे भी? तो 19 और 5 24 पे आपका x आ जाएगा भी, और उसके बाद में 17 और 5 22 v आ जाएगा भी, और उसके बाद में 20 और 5 25 y आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बताना भी यदि 2400 को a और b में 7:5 के अनुपात में वितरित करना है तो b का हिस्सा बताना है। हमारे अनुसार कुल धनराशि कितनी है? 7 और 5 12 बराबर में 2400, 12 बराबर में 2400, तो आपके पास में एक का मान कितना आ जाएगा? 200। मान किसका ज्ञात करना है आपको? b का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आ जाएगा भी।
अगर बी का पूछिए तो ये आपके पास में 1000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, फरवरी 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस भारतीय राज्य में 1300 साल पुराना स्तूप खोजा गया है? तो वो ओडिशा के अंदर खोजा गया है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुण धर्म नहीं है? द्रव के कणों का गुण धर्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो द्रव के कण स्थायी होते हैं, एक बार इसको होल्ड पे रखो। द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी द्रव है जैसे जल है, जल के अंदर अपन नमक डालेंगे तो नमक घुल जाएगा भी, तो इसका मतलब नमक कहां पे गया? जो जल के अणुओं के बीच में, जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था उसमें चला गया, तो इसका मतलब द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है भी। द्रव के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है भी। तो यहां पे द्रव के कण स्थायी नहीं होते भी, द्रव के कण है वो स्थायी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो आकर्षण है ना, कणों का एक दूसरे की ओर आकर्षित करना, ये मैटर करता है आपका द्रव के ऊपर। विद्रव कैसा है? अगर गाढ़ा द्रव है तो वो ज्यादा आकर्षण होगा, अगर थोड़ा सा लिक्विड, ज्यादा लिक्विड में है तो वहां पे आपका आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा भी। तो ये द्रव की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको बताना है भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लुक लाइक, यानी जो आपका कंडक्टर है यानी चालक है, जो करंट लेके जाने वाला है एक सीधी दिशा के अंदर, तो वहां पे जो चुंबकीय लाइनें हैं वो कैसी होगी ये आपको बताना है भी। चुंबकीय जो लाइनें हैं यानी एक सीधे धारावाही चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किस प्रकार से दिखाई देगी भी। ये देखो भी, इस प्रकार से कोई एक चालक है, तार है, उसमें करंट धारा यानी धारा प्रवाहित कर रखी है हमने, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? तो वो सकेंद्रित वृत्त होगी भी। कैसी होगी? सकेंद्रित वृत्त होगी, यानी इस प्रकार से सर्कुलर रूप में होगी भी, इस प्रकार से होगी। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास में अनेक बिंदु होंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है। और अति प्रवलयाकार होगी क्या? अति प्रवलयाकार है वो किस में होती है? आपका जो अति प्रवलयाकार है, जो आपकी ये परिनालिका होती है, परिनालिका के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो कंडीशन होती है वो अति प्रवलयाकार होती है भी। इसके अंदर क्या होगी? सकेंद्रित वृत्त होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होगी भी, यानी एक सीधी रेखा के अंदर नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होगी, ये एक सकेंद्रित वृत्त होगी। और जो सोलेनोइड होती है, जो आपकी परिनालिका होती है, उसमें क्या होती है? परवलयाकार होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उम्मीदवारों को पूरे 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए कितनी धनराशि का मासिक वजीफा मिलेगा? तो वो 5000 धनराशि का राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम के वाट का उपयोग करता है? मैंने मान लिया भी उसने क्या है भी 100 ग्राम के लिए बताना आपको, तो मैंने मान लिया भी उसने जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था और क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, तो वो क्या कर रहा है भी 100 रुपए में ही बेचेगा। क्रय मूल्य मैंने 100 रुपए मान लिया इसका, तो वो 100 रुपए में ही बेचेगा। तो ये तो इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये तो इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? 100 ग्राम की जगह वो 100 ग्राम नहीं तोल रहा, कम तोल रहा है। अब कम तोलेगा तो उसका क्रय मूल्य चेंज हो जाएगा। पहले 100 ग्राम तोल रहा था तो 100 रुपए हो गया, अब वो 100 ग्राम की जगह कम तोल रहा है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कम होगा। तो कितना तोल रहा है? एक्स तोल रहा है, हमें पता नहीं है। अब उसका जो लाभ होगा वो ये हो जाएगा भी कम तोल रहा है तो उसको लाभ प्राप्त होगा। अब आपको बताना है भी लाभ प्रतिशत कितना? 25% का लाभ कमाता है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ कैसे आएगा? विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओगे, तो विक्रय मूल्य आपके पास में 100 है, उसमें से क्रय मूल्य घटा दिया एक्स, अपॉन में आपके पास में जो लाभ प्रतिशत निकालते क्रय मूल्य पे निकालते अपॉन में क्रय मूल्य, और इंटू 100 बराबर में आपके पास में लाभ कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? 25% हो जाएगा। अब यहां से आपके पास में ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 10,000 माइनस में 100x, ये x इधर जाएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 25x। ये 100x है, इधर जाएगा तो 125 हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? तो 10,000
अपॉन में 125, 25 से काटोगे तो 25 पंजा 125 और 25 चौके 100 यानी 400, फिर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 8 ये 5 से काटोगे तो 80 आ जाएगा। अभी x का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 100 की जगह वो कितना तोल रहा है अभी, 80 ग्राम तोल रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट देखो अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी रणजी ट्रॉफी का 90वां संस्करण अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। अभी रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अभी रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर सवर में क्या करना है, बाद वाले अक्षर में चेंज करना है, तो इसमें सवर में आपको +1 करना है भी, ठीक है। और व्यंजन के अंदर है वो आपको -1 करना है भी। व्यंजन में उसके पहले वाले अक्षर में चेंज करना है, तो व्यंजन में आपको क्या करना है, -1 करना है भी। तो यहां पे अब सबसे पहले आपको यह शब्द दे रखा है, P है वो एक व्यंजन है तो आपका चला जाएगा ये O पे, L है वो आपका K पे आ जाएगा, A है वो B पे चला जाएगा, N है वो M पे आ जाएगा, T है वो S पे आ जाएगा, E है वो F पे और D है वो आपका C पे। अब इसने बोला भी इस समूह में बाईं ओर से तीसरा कौन सा है, तो बाईं ओर से तीसरा B है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है भी। तो देखो भी समांतर क्रम में आपको पता है भी तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 इस प्रकार से जोड़ते हैं भी। तो यहां पे आपके पास में R इक्विवेलेंट बराबर में 1/4 प्लस में 1/6, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपके पास में 12 आ गया भी। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 3 12 और प्लस में 6 2 12। तो ये मान किसका है, ये मान आपके पास में 1/R इक्विवेलेंट का मान है। आपको चाहिए R का मान, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 10 और उसके बाद में बच गया 2 5 चौके 20, तो 2.4 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 2.4 ओम आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर जो यहां इन दोनों के अंदर जो लॉजिक लागू हो रहा है वही लॉजिक यहां पे लागू करना है। जैसे GTC को लिख रहा है ये KWE, यहां पे सबसे पहले इसने क्या किया है, +4 कर दिया, फिर +3 कर दिया और फिर +2 कर दिया भी। तो डायरेक्ट यहां पे देख लो भी। अब इसमें +2 करोगे, A आता है आपका 1 पे, +2 करोगे तो यहां पे C आना चाहिए लास्ट में, नहीं आ रहा। B 2 पे आता है, 2 और 2 4, तो यहां पे भी नहीं हो रहा भी। 4 पे आपका D आना चाहिए। G आता है 7 पे, 7 और 2 9, सही है। और P आता है आपका 16 पे, 16 और 2 18 आना चाहिए, 18 पे R, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर बच गया आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है। फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट एक अक्षर से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आपको पता है भी सूर्य का जो श्वेत रंग है वो 7 रंगों से मिलकर बनाता है, जहां पे VIBGYOR विबग्योर बोलते हैं जिसको, वोयलेट इंडिगो ब्लू और उसके बाद में ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये आपके पास में वर्ण विक्षेपण के कारण होता है भी 7 रंग, ठीक है। उसके बाद में विवर्तन, उसके बाद में अपवर्तन क्या होता है, संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाना या फिर विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाना। और विचलन क्या होता है, विचलन है वो एक प्रकार से आपका प्रकाश का मुड़ना, एक प्रकार से विचलन होता है भी। प्रकाश कितना बैंड हुआ है वो आपका यहां पे क्या है, विचलन कहलाता है भी। तो यहां पे आपके पास में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको दे रखा है भी रीना 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ती है, 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा सेकंड में आपको बताना है भी। 8 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो भी। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 8 × 5/18 से गुणा करना पड़ेगा भी। ये 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40/18 आ जाएगा भी, 40/18 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में अब दूरी आपको दे रखी है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 200 मीटर, चाल कितनी है आपके पास में 40/18, तो वो आपका 18 ऊपर आ जाएगा भी, 0 से 0 कट जाएगा भी, 4 से 5 बार कट जाएगा, 18 5 90 सेकंड लगेगा भी आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका
2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखा है। कथन ये है भी हाई स्कूल के एक शिक्षक है श्रीमान एक्स प्राय अपने विद्यार्थियों को पीटते हैं। कार्रवाई क्या की जानी चाहिए? तो विद्यार्थियों को इस मामले की शिकायत विद्यालय के प्रधानाचार्य से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये कार्रवाई करनी चाहिए भी। और विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले लेना चाहिए। तो ये कार्रवाई नहीं है अभी, ये कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, पहला जो कार्रवाई है वो सही है, तो पहला अनुसरण कर रहा है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टारगेट हब एप्लीकेशन का अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ये मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट टाउन ए बी के उत्तर में, अभी टाउन ए है वो बी के उत्तर में है, टाउन सी है वो बी के पूर्व में है, सी है वो बी के पूर्व में है, टाउन डी सी के पश्चिम में, अभी टाउन डी है वो सी के पश्चिम में, तो डी आपका यहां पे आ सकता है, डी आपका यहां पे भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन है। उसके बाद में टाउन डी है वो टाउन सी के पश्चिम में है, टाउन ए डी के उत्तर पूर्व में, भी टाउन ए है ना वो डी के उत्तर पूर्व में है। तो इसका मतलब ये हो गया, फिर आपका टाउन डी है वो यहां पे नहीं आएगा, भी टाउन डी आपका यहीं पे आएगा, तभी ये ए है वो उत्तर पूर्व में होगा। उसके बाद में आपके पास में इसने बोला भी टाउन एम है ना वो टाउन सी के उत्तर में, अभी टाउन एम है वो सी के उत्तर में, अभी टाउन एम के सापेक्ष टाउन डी की कंडीशन बतानी है भी। तो एम के सापेक्ष यहां पे डायरेक्शन बनाओगे तो ये कौन सी दिशा में है? तो ये आपका नीचे वाली तो आपकी दक्षिण है और ये आपकी पश्चिम है, भी ये आपकी पश्चिम है। दोनों के बीच में कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भाई आरओ अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। आरओ और बबीता ने इसे 2400 रुपए में पूर्ण करने का स्वीकार किया, तो चैतन्य की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया, तो बबीता को कितना भुगतान किया जाता है ये आपको बताना है। यानी बबीता को मिलने वाली राशि क्या है? ए से आरओ, बी से बबीता और सी से चैतन्य। अब ये 6 दिन के अंदर कार्य करता है, भी आरओ 6 दिन में, ये 8 दिन में और ये 3 दिन में। एल्शियम ले लो भी, एल्शियम है ये चैतन्य नहीं है, तीनों की तीनों है भी यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों की तीनों है यहाँ पे। तो आपके पास में एल्शियम 24 आ गया, 6 और यहां पे 3 और यहां पे 8। अब यानी आरओ अकेला 4 कार्य करता है एक दिन में, बबीता अकेली 3 कार्य करते हैं एक दिन में, और तीनों मिलकर के एक दिन में 8 कार्य करते हैं। तो यहां पे आपके पास में कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी? तो ये 4:3 अनुपात, और यहां से आपके पास में 1 भी चैतन्य का 1 ही आएगा। टोटल धनराशि कितनी है आपके पास में? टोटल धनराशि है वो आपके पास में 8 है, 8 बराबर में 2400, तो 1 का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा? 300। तो यहां पे आपको ज्ञात किसका करना? बबीता का, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दो भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 900, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मूवमेंट इन योर बॉडी, यानी ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बॉडी की मोमेंटम के लिए जाना जाता है। बॉडी की मोमेंटम के लिए, यानी हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक है वो जिम्मेदार होता है? तो यहां पे आपका मस्कुलर टिश्यूज, जिसे अपन बोलते हैं पेशीय ऊतक, जिसे अपन पेशीय ऊतक बोल दो या फिर इसे मांसपेशीय ऊतक बोल दो भी। मांसपेशीय ऊतक है ये हमारी पेशी के अंदर है, वो जाना जाता है गति के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है ना।
आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं, उसमें आपका रक्त आ जाता है, रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तो ये सारे के सारे है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हुए। नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र से मिलकर आपका जो मस्तिष्क है, ठीक है, मेरुरज्जु है, ये तंत्रिका तंत्र से मिलकर बने होते हैं भी। उसके बाद में एपिथेलियम उपकला ऊतक, ये आपका 4 प्रकार का होता है भी। एक तो आपका सल्की उपकला ऊतक हो गया, उसके बाद में घनाभाकार हो गया, उसके बाद में स्तरित सल्की उपकला ऊतक हो गया भी, ठीक है ना, यानी सल्की ऊतक, घनाभाकार ऊतक और स्तंभाकार ऊतक, और उसके बाद में आपका स्तरित सल्की ऊतक हो गया। ये 4 प्रकार के होते हैं भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी सभी द्रव और गैस क्या होते हैं भी। सभी द्रव और गैस ठोस होते हैं क्या? ठोस तो नहीं होते, तो ये क्या होते हैं? तरल होते हैं भी। सारे के सारे जो गैस और जो आपके द्रव है वो कैसी किस अवस्था में होते हैं, तो ये तरल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की अवधि के लिए 150 करोड़ के एक मुफ्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय सहित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। तो वो 5 वर्ष के लिए दिए भी, 5 वर्ष की अवधि के लिए। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है। ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करेंगे भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। एस 19 पे आता है, डब्ल्यू है वो 23 पे आता है, तो +4 कर दिया भी। उसके बाद में एल 12 पे आता है, 12 और 4 16 +4 कर दिया भी। के आता है 11 पे, 11 और 4 15, और डी 4 पे आता है, 4 और 2 6, 2 प्लस किया यहाँ पे। एन 14 पे आता है, तो 14 और 4 18, और जी 7 पे आता है, 7 और 4 11। तो इसका मतलब पहले और तीसरे में सेमलॉजिक है। अलग कौन सा है? दूसरा। अलग कौन सा है भी? आपका दूसरा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, के का कोड बताना आपको। के का कोड क्या होगा? तो इसके अंदर देखो भी, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या? सर जी यहां पे के इसमें आ रहा है भी, बाकी और किसी के अंदर। अब इन दोनों के अंदर अपन देखें तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है भी? के तो किसी में कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर? इसमें एक तो पी कॉमन आ रहा है भी, इसमें पी कॉमन आ रहा है, एक आपका आर कॉमन आ रहा है, और उसके बाद में पी ओ, एक पी कॉमन आ रहा है, एक ओ आ रहा है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? और कोई कॉमन नहीं आ रहा भी। इन दोनों का कोड क्या होगा? इन दोनों में देख लो भी क्या कॉमन आ रहा है। तो एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है भी, और एक आपका क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 4 कॉमन आ रहा है भी। एक आपका 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। अब यहां से आपके पास में पी और ओ का तो कोड 2 और 4 हो गया भी, पी और ओ का। अब इन दोनों में देखो भी क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों के अंदर एक तो ई कॉमन आ रहा है, और एक आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है भी? एक तो ई आ गया, और एक आपके पास में एस आ गया भी, एस भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में और कुछ कॉमन नहीं आ रहा भी। एक आपका ओ भी कॉमन आ रहा है भी, एक आपका ओ इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों में देखो भी क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। एक कॉमन आ रहा है दोनों में, एक आपके पास में 4 कॉमन आ रहा है, और एक आपके पास में यहां पे आपका ये 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन आ रहा है भी। अब देख लो भी, इन दोनों के अंदर यहां पे आपके पास में ई और एस कॉमन आ गया, यहां पे ई और एस, और यहां पे पी और ओ कॉमन आ गया। तो इसके बाद में एक के बच गया, और यहां पे भी एक ऐसा अंक है जो बचा हुआ है। तो के का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा भी? 8 हो जाएगा भी। के का कोड 8 हो जाएगा, यानी न तो इसमें 8 आया न इसमें आया, और यहां पे न के आया और न यहां पे के आया। तो इसका मतलब के का जो कोड है वो क्या आ जाएगा? 8। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी, जब कोई अभिकारक सरल उत्पादों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी जब कोई अभिकारक है वो सरल उत्पादों में टूटता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस अभिक्रिया को ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये वियोजन हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ये आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी, और ये आपकी क्या है? संयोजन अभिक्रिया भी। ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। तो यहां पे आपके पास वियोजन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा भी। वियोजन अभिक्रिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। जब कोई अभिकारक है वो सरल उत्पादों में टूटता है। जैसे अभिकारक की बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन ने गर्म किया तो ये क्या बन गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 बन गया ना। जब कोई अभिकारक है वो सरल उत्पादों में टूटता है तो उस अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में लोहे को मिला दिया तो ये आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा भी, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, कॉपर। तो कॉपर को यहां से विस्थापित कर दिया, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है भी, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकर्मक जुड़कर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं भी। तो यहां पे आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में ऊर्जा बनेगी भी। तो जब दो अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वहां पे आपकी अभिक्रिया कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी। पहले का पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन। डी 4 पे आता है और 4 में 4 जोड़ा तो 8 हो गया, एच आ गया। वी 22 पे आता है, 22 और 4 26, तो 4 प्लस कर दिया। यू 21 पे आता है तो 21 के अंदर मैंने 5 प्लस किया, 26 हो गया। और एम 13 पे आता है, 13 में इसने +1 कर दिया भी। उसके बाद में वाई है वो आपका 25 पे आता है भी, और 25 के अंदर है वो मैंने 4 प्लस करूंगा तो 25 और 4 29, 29 पे आपका सी वापस आ जाएगा तो +4 करा भी। उसके बाद में क्यू 17 पे आता है, 17 और 4 21, तो इसका मतलब पहले और तीसरे में सेमोलॉजी का भी, पहले और तीसरे में सेमोलॉजी का अलग कौन सा है, अलग आपका 2 नंबर है अभी, तो यहां पे आपका 2 नंबर इसमें अलग हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो ये आपका राइट आंसर, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मर्त कोशिका की खोज की थी भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मर्त कोशिका की खोज की थी भी। इट्स ओके। जीवित कोशिका की खोज किसने की है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको बताया है, इसका साइंस का अकेले का पोर्शन करवाया था ना, उस समय मैंने बढ़िया तरीके से आपको ये चीजें समझाई थी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको बोला गया है भी, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। समय के साथ है वो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है, यानी प्रजाति को समय के अनुसार है वो बनाया रखा जा सकता है लंबे समय तक। तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने पहले वाले क्वेश्चन पेपरों के अंदर भी करवाया था। उसमें यह पूछा था भी प्रजाति की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रजाति की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए तो रिप्रोडक्शन आवश्यक हो जाएगा भी, लेकिन प्रजाति खुद को बनाए रखने के लिए आपको वेरिएशन की आवश्यकता है, विभिन्नताएं की। विभिन्नता मैंने आपको यह बोला था भी, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे भी जनसंख्या के बारे में, भी प्रजाति की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आपको रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रजाति को लंबे समय तक अस्तित्व में बनाए रखने के लिए विभिन्नता यानी वेरिएशन की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से प्रजाति को ढालना, उस क्लाइमेट के हिसाब से प्रजाति को ढाल दोगे तो वो प्रजाति जीवित रह जाएगी। अगर वो प्रजाति क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाई तो वो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर इसमें वेरिएशन हो जाएगा भी, विभिन्नताएं आवश्यक होती है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं, तो यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है भी। तो ये उदाहरण है वो जड़त्व का नियम बोलते हैं भी, इसे क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम यानी जैसे मान लो भी ये कोई मोटर कार है, इस प्रकार से तेज गति से एक रोड के ऊपर जा रही थी, अचानक आगे है वो इस प्रकार से रास्ते में मोड़ आया, अपन इस कार के अंदर है, और जैसे जैसे ही हमने कार को तो फिर मोड़ के हिसाब से मोड़ना पड़ेगा। अब हमने इसको कार को इस प्रकार से मोड़ने का कार्य किया, तो यहां पे कार के इंजन ने क्या है, बल लगा दिया भी, कार के इंजन ने कार को मुड़ने के लिए बल लगा दिया। लेकिन हमारा शरीर है ना वो इसी सीधी रेखा के अंदर गमन है, हमारा शरीर है वो इसी सीधे रेखा के अंदर गमन है, और जब अपन कार को मोड़ते हैं तो अपन क्या है, एक और झुक जाते हैं भी, एक और झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, तो हमारा शरीर है वो उस चीज का विरोध कर रहा है भी, कार मुड़ने का विरोध कर रहा है। हमारा शरीर ये बोलता है भी कार को सीधी जाने दें आप,
ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहता है, जड़त्व का नियम, और जड़त्व का नियम को क्या बोलते हैं अपन, गति का प्रथम नियम बोलते हैं, गति का प्रथम नियम बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे इसने बोला भी सितंबर 2024 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 को रद्द कर दिया, जिसने केंद्र को सोशल मीडिया पर सरकार और उनके प्रतिष्ठानों के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करने का अधिकार दिया था। तो वो आया आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, आगे इसने दिया भी 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 है, और शेष विद्यार्थी यानी शेष कितने बचे, फिर 18 बचे। शेष 18 विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो 75 है, तो कक्षा का औसत प्राप्तांक आपको ज्ञात करना है भी। तो देखो भी 12 का औसत है वो आपके पास में क्या है, 80 है, तो योग कितना हो जाएगा भी इसका, तो 12 8 96 960 हो जाएगा भी। शेष आपके पास में 18 है, उसका जो औसत है वो 75, तो योग कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास से 90, और यहां से इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा भी, ये 1350 आ जाएगा भी। 1350 टोटल आपके पास में कितने 30 कैंडिडेट हैं, और उनका कुल का 30 का कुल योग कितना आ जाएगा, तो 2310। तो यहां पे आपके पास में फिर औसत ज्ञात करना है ना, तो 2300 राशियों का योग कितना है, 2310 है भी, 2310, और इसके अंदर है वो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपके पास में 2310 अपॉन में 30, तो बराबर में आपके पास में ये आ जाएगा 3 7 21 बच गया 2, 3 7 21 77 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें स्टेटमेंट दे रखा है भी कोई कुत्ते सुअर नहीं है, तो डी से डॉग बना लो भी। डॉग वाला जो डायग्राम है वो एस से सुअर बना लो, सुअर में नहीं जाएगा भी, ठीक है। और सभी सुअर है वो पत्थर है, सारे के सारे जो सुअर है वो किस में आएंगे, पी से पत्थर में आएंगे भी। तो इसका दूसरा डायग्राम भी ये बन सकता है भी, यानी ये आपका सुअर है और ये पत्थर का डायग्राम है, पी से पत्थर है, और ये इस प्रकार से आपका कट भी कर सकता है, और ये है आपका डॉग का, तो डॉग वाला है वो सुअर में नहीं जाना चाहिए भी, तो इसमें भी कट नहीं कर रहा, इसमें भी कट नहीं कर रहा। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ पत्थर सुअर है, कुछ जो आपके पत्थर है वो सुअर के डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं भी, यानी इतने से जो आपके सुअर हैं, इतने से जो आपके पत्थर है भी, इतने से जो आपके पत्थर है वो सुअर में ये सुअर है भी, बिल्कुल सही है। यहां पे भी देख लो भी, इतने से जो आपके पत्थर हैं वो आपके सुअर है, यानी सारे के सारे पत्थर तो सुअर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पत्थर सुअर है दोनों के अंदर, बिल्कुल सही है। कोई पत्थर कुत्ते नहीं है भी, कोई भी आपका पी से पत्थर है वो कुत्ते वाले को, यहां पे तो डायग्राम जो पत्थर का जो डायग्राम है वो कुत्ते को नहीं कट नहीं कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है भी, एक में सही है एक में गलत हो तो उसको गलत माना जाएगा भी। तो पहला ऑप्शन पहला निष्कर्ष सही है इसमें, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना भी। 60 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 61 है, 67 है, 71 है, उसके बाद में 73 है भी, और उसके बाद में 79 है, ठीक है, और उसके बाद में 83 है, और उसके बाद में आपके पास में 89 है। इन सभी का आप योग करोगे तो योग कितना आ जाएगा, तो 523, योग ही पूछा भी, तो 523 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और वैसे आपको अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, और न ही अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला है भी, ठीक है। आगे देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको यहां पे एक इसने, वैसे मैं आपको समझा देता हूं, नीचे एक दीवार है भी, ठीक है, नीचे एक दीवार है इस प्रकार से, और इस दीवार की जो हाइट दे रखी है इसने 18 मीटर दे रखी है भी, इस दीवार की हाइट है वो 18 मीटर है, और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है भी, इसके ऊपर है वो एक है इस प्रकार से झंडा लगा हुआ है। और आपको ये बोला भी पृथ्वी के एक बिंदु से दीवार का जो बिंदु है, लास्ट बिंदु है, उससे जो एंगल है, ठीक है, दीवार का जो बिंदु है उससे जो एंगल है यहां पे, दीवार के अंतिम बिंदु से जो एंगल, और उस फ्लैग यानी झंडे का जो एंगल है ये तो 30 डिग्री है, और ये जो है वो 60 डिग्री है। ये इतना बोल रखा है इसने, आपको बताना है भी झंडे की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बतानी है। तो यहां पे आप tan लगा दो भी, LAL लाल बटा कक्का होता है भी, ठीक है। तो tan क्या होता है आपके पास में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहां पे tan पहले 30 डिग्री ले लो, पहले 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा,
तो 1/√3 बराबर में आपके पास में ये जो हाइट है वो 18 है, और अपने को ये बीच वाली हाइट ज्ञात करनी है, तो ये मैं x मान लेता हूं, और झंडे की जो हाइट है वो h मान लेता हूं, तो ये आपके पास में आ जाएगा x। यहां से आपके पास में x का मान क्या आया, तो यहां से x का जो मान आया आपके पास में वो आ गया 18√3 आ गया x का मान। अब आप एंगल 60 ले लो भी, tan 60 का मान है वो √3 होता है भी, √3 बराबर में आपके पास में ये दूरी, यहां तक तो दूरी कितनी है भी, यहां तक जो दूरी है वो आपके पास में 18 है, और इसके ऊपर h है, तो टोटल दूरी आपके पास में कितनी हो जाएगी 18 प्लस में h, और नीचे वाली जो आधार है आपके पास में x का मान अभी आपने निकाला है 18√3, तो यहां से आपके पास में वज्र गुना करवा दो, वज्र गुना करवाओगे तो √3 का इसके नीचे एक मान लो भी, √3 से गुना करोगे तो 3, 18 3 54, तो आपके पास में 54 बराबर में क्या आ जाएगा ये 18 प्लस में h, तो h का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये 54 में से 18 जाएगा तो 36 बचेगा भी। तो यहां पे जो आपके पास में झंडे की जो दूरी है, झंडे की जो हाइट है, फ्लैग की जो हाइट है वो 36 मीटर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, इसने बोला भी जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात कितना है। तो आपको पता है भी जल का एक अणु है वो होता है H2O, क्या होता है भी H2O होता है। इसने बोला भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात, आपको पता है भी हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है भी, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के 2 अणु है, 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का अनुपात कितना होता है 16, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। सरल करोगे इसको तो 1:8, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष बच्चे, यानी कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल है, जिसमें 40% पुरुष है, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। तो इसमें मैं मान लेता हूं भी टोटल 100% है, ठीक है, टोटल कुल। अब इसमें मेल, वोमेन और बॉयज, बच्चे पुरुष कितने 40 है, तो 100 का 40% 40 हो जाएगा, 100 का 35% 35 हो जाएगा, बाकी बच गए आपके पास में कितने, तो ये आपके पास में 25% या फिर 35 बचेंगे, तो 25% बचेंगे। अब देखो भी आपके पास में इनका औसत भार दे रखा है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, तो ये 17 इसका औसत भार, तो यहां पे आपके पास में 2800 हो जाएगा भी इसका कुल भार। यहां पे इसका 60 है, तो इसका जो कुल भार है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 और 18 और 3 कितने हो जाएंगे 2100 हो जाएगा भी। और इसका जो कुल भार है वो जो औसत है वो 30 है, तो 750 हो जाएगा भी। टोटल सभी का कुल भार कितना आ जाएगा, कुल भार है वो कितना आ जाएगा, तो सभी को जोड़ लो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2800 प्लस में 2100 प्लस में 750, तो इसके अंदर आपके पास में ये आ जाएगा 5650। 5650 अपॉन में कुल कितना औसत निकालना है, तो आपके पास में 100, तो ये आ जाएगा 56.5। 56.5 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट सीरीज पर्सनवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो 4, 5, 9, 18 और 34 आगे बताना क्या आएगा। सबसे पहले 1 का अंतर चल रहा है, यहां पे 4 का अंतर है, यहां पे 9 का है, यहां पे 16 का है, यहां पे 25 का होगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा भी, ये तो 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये 9 और ये 4, सॉरी 9 और ये आ जाएगा 5, तो 59 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया है भी क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े, यानी लंबे और बोने लक्षण और गोल और झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। तो देखो भी, पहले तो एक जोड़ी ले रहे थे भी, जैसे लंबापन और बोनापन भी एक ही लक्षण है भी, या तो यानी पेड़ का लंबाई के अकॉर्डिंग। अब यहां पे इसने 2 लक्षण ले लिए भी, एक तो लंबापन और बोनापन यानी पेड़ की लंबाई ले ली, और दूसरी है वो बीज की आकृति ले ली भी, गोलाकार और झुर्रीदार। अब मेरे को ये बताओ, अगर यहां पे कोई मैं चेंज करूं भी, गोलाकार और झुर्रीदार के अंदर चेंज करूं, तो मेरे को ये बताओ भी लंबापन और बोनेपन के अंदर है वो कोई
अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे अंतर करूं लंबापन और बौनेपन में, तो झुर्रीदार और गोलाकार जो लक्षण है इसमें कोई अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा। यानी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है भी। अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज कर रहे हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहां पे आपके पास में क्या, यहां पे लंबे और बौने लक्षण है ना, वो गोल और झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वसानुगत होते हैं, यानी एक दूसरे से ये क्या है? स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष बाद यानी 1989 तक उसमें 25% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 1990 में 30% की कमी आ गई। अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि होगी। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी? भी पहले कितनी थी? 50,000 थी भी, ठीक है। अब 1989 में 25% की वृद्धि हुई यानी 125 होगी। वृद्धि हुई 25%, 125। 30% की कमी हुई यानी 70। और आगे वाले में क्या है? 40% की वृद्धि हुई यानी 140। तो यहां से आपके पास में 2 और 2 4, तो ये 4 कैंसिल। उसके बाद में 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहां पे आपके पास 125 5 625 होते हैं भी, और इंटू 14 7 98, और इसका मल्टीप्लाई करवा दो भी। 625 का 98 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 61,250 आ जाएगा भी, 61,250। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी आपको x का मान बताना भी क्या आएगा? यहां पे मान रखने पर x का मान नहीं है, इस समीकरण का मान बताना भी। x का मान आपको दे रखा है भी, x बराबर है -1, यहां पे रख दो भी। तो माइनस का 1 रखेंगे और इसका कर दें स्क्वायर, और माइनस में आपके पास में क्या है? 5 है। तो आपको पता है भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाए? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास 1 माइनस में 5, तो बराबर में मान क्या आएगा? माइनस में 4 आएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। क्लास को साथ साथ में लाइक करते रहें, शेयर करते रहें भी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है। अब इसमें देखो भी, यहां पे आपके पास में आपको दे रखा भी 7 और 11 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए भी। अब 11 का डिवाइड रूल क्या बोलता है? 11 का डिवाइड रूल ये बोलता है, जैसे मैं ये संख्या उठाता हूं 17 71। अब इसमें क्या भी, एक को पकड़ो और एक को छोड़ के आगे वाले को जोड़ दो भी, और इसका योग कितना आया? 8 आया भी। 1 और 7 8, और जो बच गई संख्याएं उसको जोड़ दो और उसको योग एक तरफ ले लो भी। अब 11 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी, जब अपन इस प्रकार से जोड़ देंगे तो उस जोड़ने के बाद में उनका अंतर यानी योग का अंतर, जोड़ने के बाद में योग का अंतर है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुण जाना चाहिए भी। वही संख्या वो 11 से डिवाइड हो जाएगी भी। तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी भी, यानी कितनी भी संख्या ले लो आप, जैसे 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से ले ली मैंने संख्याएं। तो यहां से 5 एक अंक आगे छोड़ो, उसके बाद में 1 अंक आगे छोड़ दो, उसके बाद में 1 अंक आगे छोड़ दो, तो इनका योग कर लो। उसके बाद में यहां पे आपके पास में जो बची हुई संख्या जैसे 6 है 8 है और 1 है, इनका एक तरफ योग कर लो भी। और योग करने के बाद में इनका जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1771 है, ये आपका 11 से तो डिवाइड है। यहां पे देखें क्या, 2 और 3 5, तो इसका योग 5 आ गया भी। 2 और 3 5, इसका योग 5 आ गया। और यहां पे इसका योग करें तो 5 और 4 9, इसका योग 9 आ गया। तो इसका अंतर न तो 0 आ रहा न 11 का मल्टीप्लाई आ रहा, तो इसका मतलब 11 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद में 2 और 8 है, 2 और 8 10, और यहां पे देखिए तो 2 और 7 है 6 और 4 10, तो इसका योग 10 आ रहा था, यानी इसका अंतर 0 आ रहा था। इसका मतलब यह संख्या 11 से डिवाइड है। उसके बाद में 3 और 1 4, तो इसका योग 4, और 0 और 4 इसका योग भी 4, तो इसका मतलब ये भी 11 से आपकी डिवाइड है। तो यानी तीनों 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों की तीनों है वो 11 से डिवाइड है। अब 7 का डिवाइड रूल यानी पहले में तो लगाना नहीं है, 7 का डिवाइड रूल सभी के अंदर लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है, बाकी यानी 2 नंबर में भी आपका 7 का डिवाइड नहीं जाएगा और 4 नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, ओनली फॉर 3 नंबर में जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालना आपको पता है भी 4 के बाद में दशमलव है, रूट से बाहर निकाल के लेके आएंगे तो 2 के बाद में दशमलव हो जाएगा भी। 16 है वो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 4 के बाद में दशमलव है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 के बाद में दशमलव आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में
0.04 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो यहां पे आपके पास में 2 है, ये 8 है, वो तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा अभी, लेकिन यहां पे जीरो कितने, 2 2 4 और 2 6 जीरो है, तो क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 के पेयर बनते हैं, तो ये आपके पास में 3 जीरो आ जाएंगे भी, यहां पे आपके पास में 3 जीरो आ जाएगा भी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 8, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8, और कितने जीरो है अभी, तो ये आपके पास में 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दो भी, 2 के बाद में दशमलव आना चाहिए भी, यहां पे दशमलव है तो 2 के बाद में दशमलव आएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा, यहां पे दशमलव आएगा फिर आपके पास में, तो यहां पे 3 के पेयर बनेंगे भी, क्या कर दिया, बोलते तो सही है, 3 के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे तो 2 ही पेयर बनेंगे ना, जीरो तो फिर 2 ही आएगा भी यहां पे, ठीक है, 3 के पेयर बनेंगे, क्यूब रूट है ना, ये देखो भी 3 के पेयर बनेंगे, तो 1 जीरो यहां से आ जाएगा, 1 जीरो आपका यहां से आ जाएगा, तो इसके अंदर है वो मान क्या आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 200। अब इसका मल्टीप्लाई करवाओगे आपके पास में, तो 4 2 8, 2 के बाद में दशमलव यानी 800.00, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको चिन्ह को चेंज कर लेना है, जैसे 144, और एक सी का अर्थ है प्लस में 44, डी का अर्थ है माइनस में 12, ए का अर्थ है डिवाइड बाई 12, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 144। तो यहां पे देखेंगे तो आपके पास में ये मान कितना हो जाएगा अभी, यानी 12 से डिवाइड करेंगे तो मान 1 आएगा, और 1 का ये आ जाएगा आपके पास 144 प्लस में 44, और यहां पे माइनस का 144, यानी माइनस के 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 144 का, तो माइनस का ये कट हो गया, आपके पास में 44 बच गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद एक धनराशि उस धनराशि के 2 से 1/4 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है भी। इसको चेंज करो भी, सही बट्टा में 2 सही 1/4 है, तो इसको मैं 9/4 लिख सकता हूं, 9/4 लिख सकता हूं। 2 वर्ष है तो ये किसी ना किसी संख्या की, यानी मैंने मान लिया भी वो धनराशि 4 है, वो धनराशि कितनी है अभी, 4 है, और वो धनराशि 4 है और 4 के ऊपर है भी धनराशि, वो 4 है मैंने मान ली, ठीक है, तो यहां पे आपके पास में वो क्या कितनी गुनी हो रही है भी, 9/4 गुनी हो रही है, तो वो फिर कितनी होगी, वो धनराशि 9 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है भी, 4 मूलधन है, 9 आपके पास में क्या है भी मिश्र धन है। तो यहां पे वर्ष आपके पास में कितना है, टाइम आपके पास में 4 है, टाइम आपके पास में 2 वर्ष है, तो ये किसी ना किसी का रूट निकलेगा भी, रूट निकलेगा, तो ये आपके पास 9/4 है, तो इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 और 2, 3 और 2। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा भी, 2 से 3 हो रहा है भी, 2 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 2 पे इंटू 100, तो यहां पे आपके पास से मान कितना आ जाएगा, दर कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी 7 बॉक्स है, एक पंक्ति में 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं भी, ए और एफ के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं, तो ए 1 2 3 4 और 5, यहां पे आपका एफ आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी जी है ना, वो एफ के बाईं और तीसरा बैठा है भी, तो जी एफ के बाईं ओर, तो पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे आपका जी आ जाएगा भी। उसके बाद में ई है ना, वो बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है भी। अब बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो बी एफ आपका यहां पे आएगा, तभी ई है वो आपका दोनों का पड़ोसी आ जाएगा, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। आगे इसने बोला भी सी है ना, वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब सी आपका यहां पे आएगा भी। आगे इसने बोला है बी, एक बच गया कौन सा, जो आपका डी बच गया, डी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति भी टोटल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताने उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो आपके पास में ग्रुप क्या बन गया, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, 3 प्रतीक आने चाहिए भी। तो ऐसा आपके पास में एक ग्रुप तो आपका ये बन रहा है भी, एक ग्रुप तो आपका ये बन गया, बाकी कोई ग्रुप नहीं है भी, ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।